भारतीय संविधान का आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। ममता जी आपको भी गुड इवनिंग। अब देखिए 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि राज्यपाल को पद से हटा दिया जाता है, राज्यपाल की जब मृत्यु हो जाती है, ये राज्यपाल स्वेच्छा से पद त्याग कर देते हैं, तो उस कंडीशन में राज्यपाल की कुर्सी संभालने के लिए एक संविधान में व्यवस्था की गई है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक नियम बनाया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। मित्रों ये ध्यान रहे, मूल संविधान में ऐसी बात नहीं लिखी हुई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। देख लीजिए यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को, व्यक्ति एक ही है, को 2 या 2 से अधिक राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक क्या होगा बताओ, राज्यपाल बनाया जा सकता है। इस बात का विशेष करके आप क्या रहे, ध्यान रहे। तो ओरिजिनल संविधान में तो यही लिखा हुआ था, अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन मुकेश जी आपको भी गुड इवनिंग। अब देखिए 2 राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। अब देखिए जिस व्यक्ति को राज्यपाल जो बनाया जाता है उसकी राज्यपाल पद की क्या योग्यता होती है। पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया, भारत के नागरिक का मतलब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के टाइम जो आया था, उसके तहत आपकी दादा दादी, आपके नाना नानी और आपके माता पिता, इनमें से किसी एक का वंश अगर यहाँ भारत में चल रहा है तो आप मूलतः कहाँ के नागरिक है, भारत के नागरिक है। तो भारत के आप नागरिक होना चाहिए। उसी के साथ साथ न्यूनतम आयु उसके लिए 35 वर्ष की होनी चाहिए, 35 ईयर्स न्यूनतम आयु। अधिकतम आयु का कोई यहाँ पर प्रावधान किया गया नहीं है। और साथ ही साथ संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य न, हालांकि बात शर्त के अंदर भी आ जाती है, आगे हम पढ़ेंगे शर्त में, आप बेसिकली इन चीजों को ध्यान रहे। और लाभ के पद पर भी वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं हो जिस समय उसको राज्यपाल, हालांकि ये शर्त में आती है मूलतः बात, आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। यहाँ पर मैं योग्यता में एक नया पॉइंट जोड़ देता हूं, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसके पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम, और उसके अलावा भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। अब देखिए 2 ही योग्यताओं का उल्लेख है, बिल्कुल है ना, तो मैंने ये आपको कह दिया, ये शर्त के अंदर है। यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये शर्त वाला आ गया, इसमें ये गलत आ गया, तो मैं इसी चीज के लिए आपको कह रहा था, लाभ के पद पर होना, सॉरी, किसी भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, इन सभी योग्यताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 157 के अंदर इस योग्यताओं का क्या है, उल्लेख है। आगे देखिए कंचन जी गुड इवनिंग आपको भी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता। देखिए संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। देखिए संविधान में इसकी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, क्योंकि ये एक परंपरा है। परंपरा कैसे है कि मान लीजिए मैं राजस्थान का निवासी हूं, मुझे यही गवर्नर बना दिया जाता, तो यहाँ की राजनीति से, यहाँ के लोगों से मैं बहुत अच्छे से मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ मिलकर किसी प्रकार की राजनीति ना करूं, मेरा भविष्य चमकाने के लिए। तो परंपरा है कि उस राज्य के निवासी को ना बनाकर किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को बनाया जाता है, ताकि वो यहाँ की राजनीति, यहाँ के लोगों को नहीं जानता, ताकि ठीक तरीके से सरकार पर ध्यान रहे। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राज्यपाल एक तरह से केंद्र सरकार का एजेंट होता है। राज्यपाल एक तरह से केंद्र सरकार का क्या होता है, एजेंट होता है। और वह व्यक्ति का काम होता है कि जो सरकार जो काम करती है हमारी राज्य की, उस सरकार पर निगरानी रखने का उसका कार्य होता है। हर 15 दिन में गृह मंत्रालय को वो रिपोर्ट करता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो कहीं ना कहीं राजनीति से जो व्यक्ति संन्यास लेता है, सक्रिय राजनीति में जो व्यक्ति नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल हिना चौधरी जी आपको भी गुड इवनिंग, नमस्ते। आपके परिवार सबको खुश रखिए। कृष्णा कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, लेकिन ये केवल परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं। मैंने आपको क्लियर कर दिया, संविधान में ऐसी बात नहीं लिखी हुई, एक परंपरा बनी हुई है कि उस राज्य के निवासी को नहीं बना। अगर बना भी दिया जाए तो आप उसको संविधान के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में ऐसी कुछ बात लिखी हुई नहीं है, केवल एक जनरल परंपरा बनाई गई है। बिल्कुल हर्षित जी गुड इवनिंग आपको भी, कौशल जी आपको भी गुड इवनिंग। नियुक्ति देखिए उनको अपॉइंट किए। देखिए संविधान में सबसे पहले तो वाद विवाद संविधान सभा में ये हो रहा था कि राज्यपाल को निर्वाचित किया जाए जनता से, राज्यपाल को नियुक्त किया जाए। तो उस कंडीशन में संविधान सभा में अलग अलग मत थे। एक मत तो ये आ रहा था कि अगर उसको निर्वाचित कर दिया, अच्छा हमारा राज्यपाल इलेक्टेड क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर जनता द्वारा वो चुना गया तो जनता से वो कुछ वादे करके आता है, तो उसकी अपेक्षाएं कुछ और होती है, और जो सरकार चुनकर आई है जनता से, इसकी कुछ अपेक्षाएं अलग होती है। तो कहीं ना कहीं उनमें मतभेद होने, मुख्यमंत्री और राज्यपाल में कहीं ना कहीं मतभेद होने की बड़ी आशंका थी। इसलिए संविधान सभा ने तय किया कि यहाँ पर बिल्कुल किसी प्रकार से राज्यपाल को निर्वाचित नहीं किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। हेमंत जी आपको भी राम राम।
अब देखिए अनुच्छेद 155 के तहत आर्टिकल 155 के तहत क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन ध्यान रहे राष्ट्रपति में कोई राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति ये जो भी कार्य करता है वो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रहे कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और व्यवहार में नियुक्ति हमने बता दिया मंत्री परिषद की अनुशंसा पर कौन करता है, राष्ट्रपति। मंत्री परिषद केंद्र की जो भारत सरकार की जो हमारी मंत्री परिषद हो गई उसकी अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो ये आपको जनरल चीज है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और किसकी सलाह से, केंद्र की जो हमारी मंत्री परिषद होती है उस मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, किसी राज्य की राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है। मित्रों ये जो नियुक्ति का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत दिया गया है। कृष्णा कुमारी जी बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। 1983 में केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच करने हेतु एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग का नाम था सरकारिया आयोग, जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है और राज्यपाल जो केंद्र सरकार का एजेंट होता है तो वो राज्य की सरकार के ऊपर निगरानी रखता है। राज्य की सरकार कैसे काम करती है, राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है, उन सभी प्रावधानों के ऊपर हर 15 दिन में वो गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट करता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि केंद्र और राज्य के संबंध कैसे मधुर होने चाहिए, कैसे सुधरने चाहिए। इस संबंध के अंदर, केंद्र और राज्य के संबंधों के अंदर क्या बात लिखी गई है कि एक सरकार ने एक आयोग बनाया कि हमें केंद्र और राज्य के संबंधों को कैसे सुधारना चाहिए। तो देखिए उन्हीं आयोगों पर क्या लिखा हुआ है कि 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया था और 1987 में इसने अपना प्रतिवेदन क्या किया था, दिया था। तो 87 में अपना प्रतिवेदन दिया था और 83 में इसका गठन किया गया था। अब देखिए 2005 में वीरप्पा मोइली केंद्र सरकार में मंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार में, इनकी नेतृत्व में अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया और इसने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो सरकारी आयोग 1983 में बना, 1987 में उसने क्या सौंपी, रिपोर्ट सौंपी। उसी प्रकार 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया और उसने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में क्या होना चाहिए, कॉलेजियम होना चाहिए। मित्रों हमने पिछली 3-4 क्लासों में जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था उसमें मैंने आपको कॉलेजियम बताया। कॉलेजियम मतलब एक समिति जो एक सिफारिश करती है राष्ट्रपति को कि आप इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाइए। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली साहब थे, जिनका गठन 2005 में हुआ था, इन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति कॉलेजियम होना चाहिए। उस कॉलेजियम का अध्यक्ष कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा। उसमें सदस्य कौन होंगे, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, ये उसके मेंबर होंगे। और ये 5 लोगों की जो कमेटी होगी, ये जो लोग होंगे वो इस राज्यपाल कौन बनेगा इसके लिए राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे। तो देख लीजिए इस चीज को आप, कॉलेजियम जो होना चाहिए, जो हालांकि सरकार ने सिफारिश नहीं मानी है लेकिन जो किस आयोग ने ऐसी सिफारिश की थी आपको ये पता होना चाहिए। तो अच्छा जितने भी आयोग बनते हैं उनकी सिफारिशें मानने के लिए सरकार बाध्य है, नहीं है। तो कॉलेजियम का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री, जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष है ना, और गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके क्या होते हैं बताओ, सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में बताया आपको प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का प्रधान सभापति है सदस्य होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये इस कॉलेजियम के अध्यक्ष होंगे। ऐसी सिफारिश वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की, लेकिन सरकार ने इनकी सिफारिश को नहीं माना। देखो नीचे साफ लिखा हुआ यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया। आगे देखिएगा अनुच्छेद 155 में आर्टिकल 155 में यह भी उल्लेखित है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में वारंट, ध्यान रहे राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है उसके लिए राष्ट्रपति एक अधिपत्र जारी करता है जिसे वारंट कहा जाता है और इस वारंट को पढ़कर राज्य के अंदर राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। जैसे राज्यपाल कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल अपॉइंट किया गया तो उनके लिए जो राष्ट्रपति जी जो आदेश जारी करते हैं उसको वारंट कहा जाता है, उसको हिंदी में अधिपत्र कहते हैं। तो आपसे जनरल सवाल पूछे राज्यपाल की नियुक्ति के लिए वारंट कौन जारी करता है तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। और वो वारंट भाई राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे, उस वारंट को राज्य में पढ़कर कौन सुनाएगा, राज्य का चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। और कुछ हमारे पद हैं जिनके लिए राज्यपाल के अलावा राष्ट्रपति उनके लिए वारंट जारी करता है, जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, ये ऐसे पद होते हैं जिनके लिए राष्ट्रपति वारंट जारी करता है। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि वारंट का मतलब नियुक्ति का अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है, किन किन पदों के लिए किया जाता है ये भी आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है कि वारंट राज्य का मुख्य सचिव पहली बात तो पढ़कर सुनाता है। निम्न नियुक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र, अधिपत्र का मतलब क्या होता है मित्रों, वारंट होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया वारंट होता है, जारी करते हैं। और देखो किन किन पदों के लिए करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मैंने बता दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सदस्य, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी और राज्यपाल। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एससी एसटी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य,
सीएजी और राज्यपाल, इन सब के लिए राष्ट्रपति कौन से शब्द का प्रयोग करेगा? वारंट यानी अधिपत्र का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। और राज्यपाल का अधिपत्र कौन पढ़कर सुनाएगा मित्रों? राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता। इस बात को विशेष करके आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति के संदर्भ में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब देखिए, जो हम योग्यता के अंदर जो हमारी बात आ रही थी कि 158 में इनके पद की कुछ शर्तें होती, जैसे राज्यपाल के पद पर रहते हुए, वो वहां पर ये लाइन लिख दी गई थी, वो वापस यहां पर आ गई है। मैंने उस समय आपको बता दिया कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए वे संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। यानी अगर मुझे राज्यपाल बनाया जा रहा है तो मैं एमएलए या एमपी के पद पर नहीं हो सकता, और अगर हूं भी तो जैसे ही राज्यपाल का पद ग्रहण करूंगा वो पद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मान लीजिए मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य हूं, मान लीजिए मैं लोकसभा का सदस्य हूं या राज्यसभा का सदस्य हूं, मुझे किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया, जैसे ही मैंने राज्यपाल पद की शपथ ली, मेरा सांसद का पद या एमएलए का पद स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। ये राज्यपाल पद की शर्त होती है अनुच्छेद 158 के तहत। अशोक जी आपको भी गुड इवनिंग, पूनिया जी आपको भी गुड इवनिंग। तो अनुच्छेद 158 में देखिए शर्तें, राज्यपाल के पद पे रहते हुए वे संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। यदि है भी तो राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही उनका स्थान क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। आगे देखिए, पद पे रहते हुए उनकी एक शर्त और क्या, पद पे रहते हुए उनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कौन सा परिवर्तन? हानिकारक परिवर्तन। हानिकारक परिवर्तन का मतलब यह है कि राज्यपाल का वेतन वर्तमान में 3,50,000 अर्थात 3.5 लाख रुपया है। ठीक है, मुझे आज राज्यपाल अपॉइंट किया जा रहा है, मुझे कहा गया कि आपको 3.5 लाख रुपए वेतन मिलेगा। अब मुझे अपॉइंट करने के बाद कल ये कहा जाए कि नहीं आपको तो 1.5 लाख वेतन मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता। हानिकारक बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता। शर्त है हानिकारक परिवर्तन नहीं होगा। देखिए साफ लिखा हुआ हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये राज्यपाल पद की क्या होती है? शर्त होती है। और अनुच्छेद 158 में ही इन शर्तों का बताओ क्या है? उल्लेख, जो हमने पढ़ लिया, बड़ी आसान सी चीज है। अब 159 में उसकी शपथ का प्रावधान है कि जो गवर्नर होगा उसको शपथ कौन दिलाएगा? नियुक्ति हमने पढ़ी लिया, राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ दिलाने का काम देखिए 2 प्रकार से ऑप्शन आता है। एक तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और दूसरे ऑप्शन में आपको मिले संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये ऑप्शंस के अंदर आपको इन चीजों को पढ़ना एग्जाम देते समय। भाई अगर ये कहा जाए कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, कौन से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा? अगर ऑप्शन में लिखा हुआ संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित मतलब जिस राज्य में आपको राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। तो इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। परमाणु नगरी से प्रणाम गुरुदेव, मधु सिंह जी आपको भी प्रणाम, दुर्गा जी आपको भी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल मीना जी, परमाणु नगरी रावत भाटा से आपको भी न्यू स्टूडेंट है, बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे से समझे। अच्छा बुनकर जी लेट हो गए, कोई बात नहीं, आप रिकेप करके क्लास को देख सकते हैं। हाँ मधु सिंह जी बिल्कुल हमने आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया है। तो आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है कि वो किस प्रकार की क्या लेता है? शपथ लेता है। इस चीज को आप देखिएगा। अब देखिए आर्टिकल 159 में इनकी शपथ जो है, पहली बात संविधान की रक्षा, ये नंबर 1। दूसरा राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ, ये हो गया नंबर 2। यानी संविधान की रक्षा और राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ कौन लेते हैं? राज्यपाल आर्टिकल 159 के तहत लेते हैं। साथ ही साथ लिखा हुआ यदि राज्यपाल को किसी अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया जाए तो मित्रों फिर से देखिए पुनः शपथ लेनी होती है। अभी मैंने कुछ ही समय आपको ये कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन नोट करके नीचे क्या लिखा गया था कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? एक राज्यपाल। तो राजस्थान के राज्यपाल को मान लीजिए गुजरात के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया, तो वो ये नहीं कह सकता कि साहब मैं तो वहां अतिरिक्त हूं, पूर्णतः तो राजस्थान में अपॉइंट हूं। तो जब वो गुजरात के अतिरिक्त कार्यभार लेगा तब भी उसको वापस पुनः राज्यपाल पद की क्या लेनी पड़ती है? शपथ लेनी पड़ती है। देख लीजिए इस बात को यहां पर तो साफ लिखा हुआ है कि प्रभार दिया जाए तो पुनः उसको वापस क्या लेनी होती है? शपथ। मित्रों ये कौन सा आर्टिकल कहते हैं? 159 कहता है। बुनकर जी बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुभाष चंद्रा जी गुड इवनिंग आपको भी। वीरेंद्र सिंह जी भरतपुर की धरा से गुरु जी को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। अब देखिए कार्यकाल टेन्योर, राज्यपाल का कार्यकाल 156 के अंदर, तो 159 में शपथ का प्रारूप है और 156 में उनके टेन्योर कार्यकाल की हम बात करते हैं। हमने यहाँ सीक्वेंस आर्टिकल नहीं लिए, पहले उनको योग्य बनाया, पद की शर्तें कर दी, ठीक है ना, उनको शपथ दिला दिया, अब उनको शपथ देने के बाद उनको कार्यकाल है। अच्छा यहाँ पर शायद लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको यहाँ बता दूं कि शपथ दिलाता कौन है? संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संबंधित उच्च न्यायालय का कौन? मुख्य न्यायाधीश उनको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। वरिष्ठतम में कौन होगा? अनुभव के आधार पर, उम्र के आधार पर नहीं, जो एक्सपीरियंस होल्डर जो जज होगा है ना, वो व्यक्ति उनको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा।
हमारा भी ध्यान रखिएगा, हम लोग नए हैं नागर जी, बिल्कुल आपका दीनदयाल जी, आपका क्यों ध्यान नहीं रखेंगे, आपको कोई भी डाउट है आप जरूर पूछिएगा। तो हमने ये कहा कि संविधान की शपथ दिलाई जाती है, और शपथ कौन दिलाएगा, है ना, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो उनको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। पंकज जी आप गंगानगर से हैं, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। अब देखिए कार्यकाल 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, देखिए मित्रों प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है सहमति, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, सहमति, यानी राज्यपाल जो नियुक्त होता है उसका कार्यकाल 5 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन 5 साल पूर्व भी राष्ट्रपति उसको हटा सकता था। हम ये नहीं कह सकते कि वो 5 साल के लिए फिक्स अपॉइंट होता है, तो उसका बेसिकली कार्यकाल निर्भर करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति की सहमति है तब तक आप कुर्सी पर रहोगे, जिस दिन राष्ट्रपति ने आपको जाने के लिए कह दिया आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है मंत्रिपरिषद का प्रसाद पर्यंत, और मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत का मतलब प्रधानमंत्री का प्रसाद पर्यंत। तो केंद्र में जैसे सत्ता बदलती है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल भी बदलते हैं, नई सरकार अपनी पार्टी अपने राज्यपाल। तो देखिए उसी आधार पर, बिल्कुल मुकेश जी आपकी शैली अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, आप आराम से पढ़िए, आपका स्वागत है। तो देखिए 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद क्या करते हैं, धारण करते हैं, और प्रसाद पर्यंत का अर्थ राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, अपनी मर्जी से राष्ट्रपति हटाता नहीं है, मंत्री परिषद की इच्छा से, तो वहां पर ये कोई स्वविवेक उनका नहीं है। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 के मामले में निर्णय दिया गया ताकि राज्यपाल को हटाए जाने पर इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर हटाया नहीं जा सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के अंदर ऐसा मामला दिया कि राज्यपाल को अगर प्रसाद पर्यंत के आधार पर हटा दिया तो उसको न्यायालय में आप क्या दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राजनीतिक द्वेषता के कारण आप उसको हटा नहीं सकते, लेकिन फिर भी मित्रों संविधान में कहीं पर भी उसके हटाने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया, बस इतना ही लिखा गया है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करेगा, जिस दिन राष्ट्रपति को लग गया कि ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। अब देखिए साफ लिखा हुआ राज्यपाल को हटाने के आधारों का उल्लेख संविधान में नहीं है कहीं पर भी। प्रसाद पर्यंत का मतलब वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं सहमति, मैं राष्ट्रपति हूं आप राज्यपाल हैं, यानी मेरी जब तक सहमति है तब तक ही आप कुर्सी पर रहेंगे, प्रसाद पर्यंत यही होता है, ठीक है ना। तो हटाने के आधारों का उल्लेख संविधान में नहीं है। और सरकारिया आयोग याद करिए 1983 में सरकारी आयोग बना था हमने, और 1987 में उसने रिपोर्ट सौंपी। सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए, अर्थात पूर्व सूचना दी जानी चाहिए, हालांकि सरकार ने इनकी सिफारिशों को नहीं माना। और 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु, मित्रों ये ध्यान रहे कई बार आयोगों का ईयर पूछा जाता है, 2007 में पुंछी आयोग बना था, जिससे सरकारी आयोग भी केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध को सुधारने के लिए सिफारिश की थी, उसी प्रकार पुंछी आयोग भी केंद्र और राज्य में संबंधों को सुधारने के लिए सिफारिश करा। तो देखो ये लिखा हुआ कि केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का क्या दिया बताओ, सुझाव दिया। पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया का क्या दिया बताओ, सुझाव दिया कि महाभियोग लगाकर उसको हटाया जाए, लेकिन सरकार ने फिर भी उसकी कोई सिफारिश नहीं मानी। परंतु आपको ध्यान रखना कि किस आयोग ने कौन सी सिफारिश की थी, ये आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बता दिया बेसिकली सामान्यतः उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। सामान्यतः है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। किनका, हमारे राज्य के राज्यपाल का। दुर्गा जी कह रहे सर कितने बजे से लाइव होती है क्लास, 8 बजे से लाइव होती है, रोज 8 से 9। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसमें आपको रोज नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब पर रोज चेक करें। देखिए अनुच्छेद 361 के तहत केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उपराज्यपाल मोस्ट इंपोर्टेंट, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर उपराज्यपाल बनाएंगे, उपराज्यपाल को किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में 2 लोग हैं जिनको कुछ विशेष अधिकार हैं 361 के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल। हालांकि आर्टिकल 105 के तहत संसद सदस्यों को विशेष अधिकार है, विधानमंडल के सदस्यों को भी कुछ विशेष अधिकार है, परंतु अगर संवैधानिक प्रमुखों की बात करें तो उनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल ये 2 लोग हैं जिनको कुछ विशेष अधिकार है। लेकिन जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, उपराज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। देख लीजिए इस चीज को, उपराज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से क्या करता बताओ, कार्य करता है। पहली बात तो ये हो गई। और देखिए उनको क्या चीजें प्राप्त है उस चीज का भी ध्यान रखिए। आर्टिकल 361 में जो विशेष अधिकार जो उनको प्राप्त है, उन विशेष अधिकारों के अंतर्गत क्या क्या आता है कि उनमें फौजदारी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज नहीं हो सकता, है ना, उनको बंदी नहीं बनाया जा सकता राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान। दीवानी मामला, जैसे 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक दीवानी मामला और एक फौजदारी मामला। दीवानी मामला और फौजदारी मामला। दीवानी मामले के अंदर जैसे विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, ये मामले जो सामान्य झगड़े उनसे संबंधित, इसमें अगर कोई मुकदमा दायर करना तो उसके लिए 2 माह पूर्व उसको क्या देनी पड़ेगी, सूचना, और केवल उससे उनसे पूछताछ ही हो सकती है, आप बंदी नहीं बना सकते, केवल क्या हो सकती है, पूछताछ। और उसके अलावा जो फौजदारी जो होता है, जैसे हत्या, डकैती, बड़े क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। यही उनको क्या होते हैं, विशेष अधिकार आर्टिकल 361 के तहत। तो देख लीजिए इस चीज को।
तो हमने वो पढ़ी लियो। राष्ट्रपति जो उपराज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के परामर्श से कार्य करता है। कौशल जी कह रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट की पीडीएफ नहीं मिली, मैं आज टेक्निकल टीम को कह देता हूं आपकी पीडीएफ आ जाएगी, आप चिंता ना करें। जगदीश जी बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू सर। देखिए आर्टिकल 163 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहली, वे शक्तियां जिनका प्रयोग मुख्यमंत्री यानी मंत्री परिषद की सलाह से करता है। 163 में राज्यपाल की शक्तियां दो श्रेणियों में विभक्त है। कैसे कैसे? वे शक्तियां जिनका प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, दूसरा स्व विवेक के आधार पर। ध्यान रहे भारत के संविधान में राज्यपाल को स्व विवेक की शक्तियां दी गई है 163 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति के लिए कहीं पर भी कोई भी स्व विवेक की शक्ति नहीं दी गई है। इस बात का विशेष करके ध्यान रहे। हाँ, कुछ गठबंधन की सरकार होती है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति स्व विवेक की शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन राज्यपाल जब अपनी स्व विवेक की शक्ति का प्रयोग करता है तो आर्टिकल 163 में साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। देख लीजिए कैसे क्या लिखा हुआ है। वे शक्तियां जिनका प्रयोग मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की सलाह से करता है, एक तो ये हो गया इसमें, दूसरा स्व विवेक के आधार पर वो क्या करता है, इसका प्रयोग करता है। और उसी के आधार पर नीचे देखिए, अब राज्यपाल की कुछ शक्तियां पढ़ते हैं हम। कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका तो स्व विवेक की शक्ति 163 के तहत राज्यपाल करता है। जब कैसे कि जब किसी राज्य में गठबंधन की सरकार हो जाती है तो उसमें मुख्यमंत्री या सरकार बनाने के लिए किस पार्टी को न्योता देना, ये राज्यपाल का स्व विवेक की क्या है, अधिकार है। कुछ बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये राज्यपाल का स्व विवेक की अधिकार है। राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की सरकार ठीक से नहीं चलती है तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, ये राज्यपाल का स्व विवेक की अधिकार है। तो ये अधिकार 163 के तहत राज्यपाल को दिए गए हैं। तो वे शक्तियां जिनका प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, दूसरा स्व विवेक के आधार पर। अब देखिए राज्यपाल की कार्यपालिका, सरकार से संबंधित राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां होती है। आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल को राज्य सरकार की कई कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल इन शक्तियों का उपयोग अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करता है। राजभवन, जब राज्यपाल कोई व्यक्ति अपॉइंट होता तो राजभवन उसको मिलता है, राजभवन में उनके अधीनस्थ अधिकारी आरएएस आईएएस बहुत सारे अधिकारी, पूरा सिस्टम वहां पर काम करता है, क्योंकि राज्यपाल के लिए कोई शैक्षिक योग्यता का प्रावधान नहीं है। तो मित्रों, जो राज्यपाल जो व्यक्ति होता है तो वो सरकार से संबंधित जो काम करता है वो उसकी कार्यपालिका शक्ति है, वो सारे काम अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करता है, ये कार्यपालिका शक्ति में आता है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल साथ में नोट्स बना सकते हैं दुर्गा जी। आगे देखिए, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त। मित्रों ध्यान रहे, मुख्यमंत्री कभी निर्वाचित नहीं होता, मंत्री कभी निर्वाचित नहीं होता, ये क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री नियुक्त होता है और उसको नियुक्त कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल। मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य या अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसके सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है, परंतु ध्यान रहे उसको मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट यानी नियुक्त किया जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं तथा उन्हें क्या दिलाते हैं, बताओ, शपथ दिलाते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम किसका होता है, राज्य के राज्यपाल का। राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल उन्हें क्या करता है, नियुक्त करता है। तो देख लीजिए इस चीज को, राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से, क्योंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। पर संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल के सभी कार्य किसके नाम से होंगे, सॉरी, राज्य की कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही संपादित किए जाते हैं। और मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति तथा उन्हें क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। यानी राज्यपाल अपनी, यहां राज्यपाल का स्व विवेक नहीं चलेगा कि साहब राज्यपाल किस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करेगा, वो किसकी सिफारिश करेगा, मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर। मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, क्योंकि टीम का कैप्टन मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री को यह अधिकार दिया गया कि अपनी पसंद की वो टीम चुने। तो मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, उसकी अनुशंसा पर ही राज्यपाल बनाता है। तो मंत्री को नियुक्त करना, साथ ही साथ मंत्रियों को पद की शपथ दिलाने का काम भी कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर कौन करेगा मित्रों, राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर किसी भी मंत्री को वो क्या कर सकता है, बर्खास्त। मंत्री कभी निलंबित नहीं होते हैं, सीधे ही क्या होते हैं, बर्खास्त होते हैं। कोई सरकार में मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री ने उसको कहा कि आप राज्यपाल को त्यागपत्र दे दीजिए, अगर फिर भी मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल उसे क्या कर देगा, बर्खास्त कर देगा। देख लीजिए इस चीज को, उसको बर्खास्त करने का अधिकार होता है। मंत्री परिषद की अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर, मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, एडवोकेट जनरल जो होता है। अभी कार्यपालिका मतलब सरकार से संबंधित जितने भी अंग होते हैं वो सारी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती है। अब आपने राज्य सरकार के खिलाफ केस किया, तो राज्य सरकार के खिलाफ जब आपने केस किया तो सरकार की तरफ से जो कोर्ट में प्रस्तुत होगा मित्रों, वो कौन होगा, महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल होगा। तो राज्य का महाधिवक्ता जो होता है उस महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और उस महाधिवक्ता का पारिश्रमिक वेतन भी तय कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। महाधिवक्ता कितने समय तक काम करेगा, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब मंत्री परिषद की सहमति, प्रसाद पर्यंत मतलब सहमति, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हो गया, सहमति। तो देख लीजिए इस चीज को, मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल महाधिवक्ता की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, उन्हें पद की क्या दिलाते हैं, शपथ, तथा महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, पद पर रहते हैं। मैंने आपको बता दिया। और उसका वेतन यानी महाधिवक्ता का जो वेतन है, ये वेतन भी कौन तय करेगा, राज्यपाल ही तय करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा,
अनुच्छेद 166 166 के तहत राज्य के सभी कार्य, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए संवैधानिक तरीके से राज्य के सभी कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। तो देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 166 के तहत राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तथा राज्यपाल मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारों के संबंध में कार्य आवंटन के लिए नियम बनाता है। किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री चाहेगा तो व्यक्ति मंत्री बनेगा, लेकिन मंत्री पद पर नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब किसी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, किसी ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, किसी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली, किसी ने उपमंत्री के रूप में शपथ ली। इस प्रकार से मंत्री 4 स्तर के होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। अब किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है, उस विभागों के आवंटन के लिए नियम बनाने का काम राज्य का राज्यपाल करेगा और उसके आधार पर मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर उसका विभाग आवंटन। हाँ, ये बात ठीक है, मुख्यमंत्री कहेगा कि आप गृह मंत्रालय संभालो, तो नियम बनाने का काम, आवंटन के नियम कौन बनाएगा? राज्यपाल, लेकिन आवंटन करता कौन है? मुख्यमंत्री करता है। तो देख लीजिए राज्यपाल मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारों के संदर्भ में कार्य आवंटन के लिए क्या बनाएगा? नियम बनाता है, एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स, है ना। और 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि राज्यपाल ने जब भी मुख्यमंत्री से कुछ प्रशासन के संबंध में जानकारी मांगी तो मुख्यमंत्री को देनी पड़ेगी। राज्यपाल कोई ऐसा अंदेशा हो जाता कि किसी मंत्री ने कोई निश्चय किया कोई कानून बनाने के लिए और वो राज्यपाल के पास परमिशन के लिए आया, उस बीच उसको पता चलता कि बाकी सभी मंत्री परिषद को पता नहीं है, तो मुख्यमंत्री को कहेगा कि ये विषय पहले मंत्री परिषद के सामने रखिएगा, उसके बाद हमारे पास लेके आइएगा। तो देख लीजिए 167 के तहत मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वो क्या मांगेगा? जानकारी प्राप्त कर सकता है कि राज्य का प्रशासन कैसे चल रहा है। मंत्री परिषद में किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए क्या कर सकता है? कह सकता है। मैंने अभी बताया कि कोई भी मुद्दा राज्यपाल को पता चलता है कि मंत्री ने निश्चय कर लिया है और मंत्री परिषद को नहीं पता, तो पहले वो मुद्दा मंत्री परिषद के सामने रखे। तो यहां पर लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद में किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए क्या कर सकता है? कह सकता है। और विधि निर्माण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि आप कानून, जैसे भी रीट का मुद्दा चल रहा है, तो अगर कोई इस प्रकार की कोई बदमाशी करता है परीक्षा से पेपर आउट करने से संबंधित, तो सरकार उसके लिए विधानसभा में कौन सा नियम लेकर आ रही है, कौन सा कानून बना रही है, उसके संबंध में राज्यपाल को जानकारी प्राप्त करने का क्या है? अधिकार है। तो देख लीजिए मंत्री परिषद में किसी विषय पर चर्चा करने के लिए कह सकता है। विधि निर्माण, अब जैसे रीट के जैसे जो सरकारी पेपर आउट करने का प्रयास करते हैं उनके लिए क्या विधि निर्माण बनने, दंड की क्या व्यवस्था हो रही है, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये राज्यपाल का क्या है? कर्तव्य है। और मुख्यमंत्री का भी ये ड्यूटी बनती है, राज्यपाल का कर्तव्य कि आप जानकारी प्राप्त करें, मुख्यमंत्री की भी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि आप इन जानकारियों को राज्यपाल को दें। ये कौन से अनुच्छेद में बात की हुई है मित्रों? आर्टिकल 167 में। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। जगदीश जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए और क्या कार्यपालिका से संबंधित कार्य करता है। हमारे जितने भी राज्य में यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। वाइस चांसलर की नियुक्ति, लेकिन सभी कुलपतियों के ऊपर एक कुलाधिपति होता है। सभी कुलपतियों के ऊपर कौन होता है? एक कुलाधिपति होता है। वो कुलाधिपति कौन होगा? उस राज्य का राज्यपाल होगा, चांसलर वो व्यक्ति होगा। तो देख लीजिए इस चीज को, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। हर यूनिवर्सिटी में कुलपति होता है, तो वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है। इस कारण से वे राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति चांसलर होता है। और विधि विश्व मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ यूनिवर्सिटी है, विधि विश्वविद्यालय, वहां का कुलपति, वहां का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है, वहां का कुलाधिपति उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। देख लीजिए इस चीज को, विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। विधि विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी जितने भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज है उनका कुलाधिपति राज्य का राज्यपाल होगा। लेकिन लॉ यूनिवर्सिटी है, उसका जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसका जो कुलाधिपति होगा वो कौन होगा? आपके उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। दुर्गा जी कह रहे हैं गुरुदेव आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छा, मतलब कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए। वॉइस अच्छी है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। जय भीम सर जी, साला सर की शेरनी है ना, साला सर नजदीकी है सीकर से यहाँ पर। तो विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। नोट करके पॉइंट लिखा मित्रों, बहुत अच्छा पॉइंट, इस बात को विशेष करके आपको ध्यान रखना है। राज्य की महाधिवक्ता भी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, अनुच्छेद 165 के तहत। और आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की वो क्या करता है? नियुक्ति करता है। जो राज्य में लोक सेवा आयोग होता है उस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का काम कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करता है। तो देख लीजिए इस चीज को, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। तो ये मित्रों हमने राज्यपाल की जो चीजें हमने पढ़ी, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां पढ़ी। अब सरकार से दूसरी है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका मतलब राज्यपाल, राज्य में जो हमारे विधानमंडल होता है जिसमें एक विधान परिषद भी होती है, विधान सभा भी होती है, तो विधानमंडल व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का दूसरा नाम मित्रों विधायिका भी होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। व्यवस्थापिका या विधायिका ये संवैधानिक शब्द है।
तो विधानमंडल जो हमारा होता है, उस विधानमंडल से संबंधित राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां होती है उसके बारे में हमें देखना है। दीनदयाल जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा सर, बहुत ही आवाज दमदार है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समझ में आना चाहिए। अनुच्छेद 168 आर्टिकल 168 हमारे राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। 168 ये कहता है राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा का भी सदस्य नहीं होता मित्रों, और विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होता, लेकिन बिना राज्यपाल की परमिशन के राज्य में कोई भी कानून नहीं बनता है। तो इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों ही क्या होते हैं? शामिल होते हैं। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, भारत के 6 ही राज्य, 6 राज्य ऐसे जहां विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। वहां पर विधानसभा और राज्यपाल दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? विधान मंडल कहा जाता है। तो देख लीजिए इस चीज को, विधान परिषद तीनों शामिल होते हैं और राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, जिसको हिंदी में कहते हैं तात्कालिक अध्यक्ष। क्या कहते हैं? तात्कालिक अध्यक्ष कहते हैं। देखिए मित्रों, तात्कालिक अध्यक्ष क्या होता है? तात्कालिक अध्यक्ष पाली की धरती से जय भीम सर जी, विक्रम जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाली से भी। दुर्गा जी आप लाइव देख रहे हैं और क्लास लाइव कहां से है? ये सीकर से हैं दुर्गा जी। देखिए राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। विकी जी नमस्ते। ठीक उसी प्रकार जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, बिल्कुल संसद का निर्माण, ठीक उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। बिल्कुल आप राइट कह रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है मित्रों? भारत के संविधान में कहीं पर भी प्रोटेम स्पीकर शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, कहीं नहीं है। तो फिर ये शब्द कहां से आया? हमारी विधानसभा में जो नवनिर्वाचित विधायक होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हमारे मेंबर्स होते हैं, तो विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति उनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। एक विधायक को शपथ दिलाने का काम किसका है? राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति उनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल क्या करता है? जैसे राजस्थान की विधानसभा है, 200 एमएलए लोग चुनकर आए, तो उनमें से सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन सा? सरकार चाहे किसी पार्टी की बने, वरिष्ठ का मतलब उम्र नहीं, अनुभव के आधार पर जो सबसे ज्यादा चुनाव जीत कर आए और उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। जैसे 15वीं विधानसभा में इस बार गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर के पद पर अपॉइंट किया, यानी उनको तात्कालिक अध्यक्ष बनाया। राज्यपाल ने राजभवन में बुलाकर उनको शपथ दिला दी विधायक पद की और उनको अधिकृत करता है कि मैं आपको अधिकृत करता हूं कि आप सभी विधायकों को क्या दिलाएं? शपथ दिलाएं। इसलिए उसको तात्कालिक अध्यक्ष कहते हैं, क्योंकि वो स्थायी अध्यक्ष नहीं होते, इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और उस प्रोटेम स्पीकर के 2 काम होते हैं, एक तो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना और साथ ही साथ विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करना। और विधानसभा की पहली बैठक में जब अध्यक्षता की जाती है तो उस दौरान उसी में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया, यानी चयन कर लिया जाता है। जैसे ही स्थायी अध्यक्ष का चयन होता है, स्थायी अध्यक्ष अगर अपनी कुर्सी पर विराजमान होते हैं, प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो देखिए मित्रों, अमर सिंह जी मेनावाली से नमस्कार, आपको भी सर नमस्कार। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य, मैंने कहा वरिष्ठतम उम्र के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की क्या है? परंपरा है। सर ये वापस समझाएं, समझा सकते हो क्या आप प्रोटेम स्पीकर के बारे में? भाई प्रोटेम स्पीकर का मतलब यह है कि जितने भी हमारे विधायक लोग चुनकर आते हैं उनको शपथ दिलाने का काम संविधान में लिखा हुआ राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति। तो राज्यपाल खुद सारे विधायकों को शपथ नहीं दिलाता, वो एक वरिष्ठ व्यक्ति जो सबसे ज्यादा चुनाव जीत कर आया उसको बुलाता है और उसको विधायक पद की शपथ दिला देता है। भाई आप अगर एमएलए बनोगे तो आपको शपथ तो लेनी पड़ेगी ना, तो राज्यपाल खुद ना दिलाकर राज्यपाल एक वरिष्ठ व्यक्ति को बुलाकर उसको पहले शपथ दिला देता है, उसको ये कहता है कि आप बाकी सब लोगों को शपथ दिला दीजिए। तो जिस व्यक्ति को शपथ दिलाता है, जिम्मेदारी देता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। आगे देखिए, विधानसभा में वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की क्या है? परंपरा है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। और प्रोटेम स्पीकर के 2 काम मैंने आपको बता दिए। अनुच्छेद 333 में यह उल्लेखित है कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं होने पर इस समुदाय के, एक भी आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं होने पर इस समुदाय के समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में राज्यपाल क्या कर सकता है? मनोनीत। मित्रों 26 जनवरी अभी 2020 से यह नियम समाप्त कर दिया गया। आंग्ल भारतीय ऐसे लोग जिनके पिता या दादा अनिवार्य रूप से अंग्रेज थे और माता अनिवार्य रूप से भारतीय थी। अंग्रेज भारत में थे तो बहुत सारी महिलाओं से उन्होंने जो विवाह किया था, उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई थी, उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। और अगर उन लोगों का नेतृत्व सदन में नहीं है, अगर चुनाव जीतकर आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव नहीं जीतकर आए तो ऐसे एक व्यक्ति को अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत करता था। लेकिन 26 जनवरी 2020 से यह नियम समाप्त कर दिया गया है। इस बात का आप ध्यान रखिए। विधानसभा से संबंधित चीजें हैं। बिल्कुल विक्की जी, प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष, बिल्कुल अस्थायी अध्यक्ष कहेंगे, तात्कालिक अध्यक्ष उसको हम कहते हैं। आगे देखिए, व्यवस्थापिका संबंधी
और कार्य उसके, ये तो हमारा हो चुका है। देखिए अनुच्छेद 171 171 में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या, भाई उच्च सदन एक विधान परिषद होता है, वो 6 राज्यों में है, पर जिन राज्यों में है अगर विधान परिषद, उसकी कुल सदस्य संख्या का कितना 1/6 भाग को वो मनोनीत करता है। कितने क्षेत्रों में करता है? 5 क्षेत्रों में करता है, जैसे साहित्य, जैसे विज्ञान, जैसे कला, जैसे सहकारी आंदोलन, जैसे समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा, 5 क्षेत्रों में। लेकिन मैंने जो एक क्रम कहा संविधान में, कई बार ऐसे पूछते हैं कि संविधान के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनयन के क्षेत्रों को क्रमानुसार बता दीजिए। इन्हीं से एग्जामिनर 4 ऑप्शन बना देगा आपका। एक में डाल देगा कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, एक में लिख देगा समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य, एक में लिख देगा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी और समाज सेवा। तो आपको यही क्रम ध्यान रखना है, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा। इन 5 क्षेत्रों के अगर कोई विशेषज्ञ हैं, 5 क्षेत्रों में अगर विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वो क्या कर सकता है कि इस विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। इस बात का विशेष करके आप लोग ध्यान रखें। तो ये व्यवस्थापिका संबंधी राज्यपाल का कार्य है, इस बात का आप ठीक से ध्यान रहे। तो 171 में लिखा हुआ कि राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या, जो विधान परिषद की सदस्य संख्या होगी, उसका 1/6 सीटों को राज्यपाल क्या करेगा? मनोनीत करेगा। और मनोनीत होने वाले सदस्य देखो लिखा हुआ साहित्य, विज्ञान, कला, फिर देखिए ये पहला आएगा सहकारी और सहकारी आंदोलन। अब यहां पर पहले ये सहकारी आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? समाज सेवा। जो मैंने क्रम वहां पर लिख दिया था वो आपको ध्यान रखना है कि विशेषज्ञ होते हैं। तो इस बात का ध्यान है। 171 के तहत व्यवस्था, ये भी व्यवस्थापिका संबंधी कार्य राज्यपाल के। और उसी के साथ ही साथ ये लिखा हुआ कि आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाते हैं। बुलाने को कहते हैं आहूत करना। विधानमंडल के अधिवेशन बुलाने को क्या कहते हैं? आहूत करना। ठीक है ना? तो देखिए 174 के तहत राज्य विधानमंडल के अधिवेशन बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं। सत्रावसान का मतलब सत्र को समाप्त करना। सत्र को क्या करना? समाप्त करना, ये सत्रावसान। तो 1 साल में 2 सत्र बुलाने अनिवार्य होते हैं। आपने जिन विधायकों को चुनकर भेजा वो 12 महीने जयपुर में नहीं रहते हैं। विधानसभा के सत्र आते हैं, सत्र सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल बुलाते हैं। बजट सत्र, मानसूनकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ये सत्र उसमें आते हैं। पर साल में 2 तो होना अनिवार्य, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, जो सत्र को आहूत करने का काम है वो गवर्नर यानी राज्यपाल का। सत्र के समापन यानी सत्रावसान करने का काम भी किसका है? राज्य के राज्यपाल का है। देखिए इसमें मनोनीत होने वाले सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी और समाज सेवा। और उसी के साथ साथ अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं। विधानसभा को, मंडल नहीं, विधानसभा को वो क्या करता है? भंग करता है। कितने साल में? हर 5 साल में। हर 5 साल में विधानसभा को भंग करने का काम किसका है? राज्यपाल का। और समय से पूर्व भी यानी 5 साल से पूर्व भी विधानसभा को राज्यपाल क्या कर सकता है? भंग। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं है, कोई भी सरकार बनाने के लिए राजी नहीं है, उस कंडीशन में 5 साल से पूर्व भी राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है। जैसे ही भंग करता है, राज्य में नए चुनाव की क्या होती है? घोषणा होती है। तो विधानसभा को भंग करने का काम राज्यपाल का है, सत्र आहूत करने का काम राज्यपाल का है, सत्र का सत्रावसान करने का काम राज्यपाल का है। परंतु सदन के अंदर जब सत्र चल रहा है, बैठक चल रही है, उस दौरान सदन में अगर हंगामा होता है तो बैठक को स्थगित करने का काम सदन के अध्यक्ष का है, वहां राज्यपाल का कार्य नहीं है। तो देख लीजिए इस चीज को। अनुच्छेद 174 में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता, हमने ये चीज पढ़ लिया है। और इसी के साथ साथ ये सभी कार्य राज्यपाल किसकी सलाह से करेगा? मैंने कहा सरकार की सिफारिश पर सत्र को बुलाता है, सत्र को समाप्त करता है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श पर ये सारे कार्य करते हैं। सभी कार्य राज्यपाल किसकी सलाह से करेंगे? मंत्री परिषद के परामर्श पर करते हैं। लेकिन ऐसी मंत्री परिषद जो विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है, उसका परामर्श मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। मान लीजिए मेरी सरकार, मैं सरकार चला रहा हूं और सदन में मुझे बहुमत ही नहीं मिला, मेरी सरकार गिर गई, अब मैं कह रहा हूं 17 साल ऐसे कर दीजिए, तो राज्यपाल उसकी सिफारिश को नहीं मानता है। ऐसी मंत्री परिषद जिसका विश्वास सदन से चला गया है, विश्वास खो चुकी है सरकार, तो सरकार गिर चुकी है, ऐसी सरकार की सिफारिश मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। हाँ जी दुर्गा जी, रोज लाइव होती है क्लास, आप चिंता ना करें, रोज नोटिफिकेशन भेजा जाता है। अनुच्छेद 192 के तहत 192 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर सकता है। मैं एमएलए बना, मेरी मेंबरशिप अगर रद्द करनी है तो चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद ही राज्यपाल उसकी सदस्यता को रद्द करेगा। मान लीजिए मैंने चुनाव जीता, गलत तरीके से चुनाव जीता, आप मेरे सामने विरोधी थे, आपने मेरे खिलाफ शिकायत करी, जांच होगी, राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श लेके और मेरा चुनाव रद्द भी कर सकता है। तो ये अयोग्यता वाली चीज हो गई। तो देखिए
192 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त करते हैं। इसमें यह स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्यपाल इस संदर्भ में भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करेंगे, क्योंकि राज्य में विधानसभा के चुनाव जो कराए जाते हैं विधान परिषद के, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। इस बात का ध्यान रखिए। मैंने कहा ना, चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद, चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद, है ना। तो राज्यपाल इस संदर्भ में भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करेंगे तथा इस संदर्भ में सभी निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार ही लेने होंगे। लेकिन लेगा कौन? राज्य का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत। तो किसी एमएलए का पद निरस्त करना है तो राज्यपाल करेगा, लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श लेने के बाद। देखिए अनुच्छेद 333 में हमने ये पढ़ी लिया है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, पॉइंट हटा दिया गया है। दो, विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब राज्यपाल की स्वीकृति के लिए आता है, विधानमंडल ने कोई भी कानून अगर बनाया है, तो मैंने पहले कहा कि अनुच्छेद 168 कहता है विधानमंडल का अंग कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। तो राज्य का राज्यपाल विधानमंडल का जो अंग होता है, तो राज्य का राज्यपाल इसलिए अंग होता है क्योंकि दोनों सदनों द्वारा अगर बिल पास होता है तो वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर मोहर कौन नहीं लगाता है? राज्यपाल नहीं लगाता है। आगे देखिए, जब स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास आता है, तो विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास आता है, अब देखिए स्वीकृति देने पर एक तो अधिनियम बन जाता है, अधिनियम एक्ट बन जाता है। भाई राज्यपाल के पास आया तो राज्यपाल साइन करे तो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, एक बार स्वीकृति देने से वो इनकार भी कर सकता है। भाई मैं राज्यपाल हूं, मेरे पास कोई कानून आया साइन के लिए, या तो मैं स्वीकृति दे दूंगा तो कानून बन जाएगा, या मैं एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता हूं, इनकार कर दूंगा। न स्वीकृति देते हैं और न ही स्वीकृति देने से इनकार करते हैं, उनकी मेज पर पड़ा पड़ा ही खारिज हो जाता है, क्योंकि बाउंडेशन नहीं है टाइम की। और खेल का नियम नहीं है दीनदयाल जी, उसके लिए जो कला जो शब्द है, उस कला शब्द में खेल शब्द नहीं लिखा हुआ है। सचिन तेंदुलकर का जो मनोनयन था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, लेकिन जिन लोगों ने जो अपील की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपको उनसे क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि सर जो उनको 5 करोड़ सांसद निधि का जो पैसा मिलता है वो जनता का, खेल शब्द लिखा हुआ नहीं है, तो वहां संविधान मौन है। तो उस कंडीशन के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन संविधान मौन होने के कारण राज्यसभा के जो सदस्य सचिन तेंदुलकर थे, हालांकि उनका मनोनयन रद्द नहीं हुआ, लेकिन खेल शब्द लिखा हुआ नहीं है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं, इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 200 कहता है। अनुच्छेद 200 यह कहता है कि राज्यपाल के पास कोई भी बिल हस्ताक्षर के लिए आता है तो राज्यपाल क्या करता है? अगर उसको कोई बात लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार में टकराव हो सकता है, तो उस कंडीशन में वो राष्ट्रपति के पास विचार के लिए रख सकता है। ऐसा आर्टिकल 200 कहता है, अनुच्छेद 200 कहता है। देख लीजिए इस चीज को आगे। और ये राज्यपाल का क्या है? स्वविवेक है कि वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 200 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाले विधेयक किस लिए भेजेगा? तो हाई, मान लीजिए विधानसभा विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बनाया जो हाई कोर्ट की शक्तियों को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, तो लिखा ना उच्च न्यायालय की शक्तियों को कमी करने वाले विधेयक अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। कि भाई आप राष्ट्रपति जी क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट होता है वो कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। तो हाईकोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित कोई मामला अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजेगा, क्योंकि हाईकोर्ट भले ही राज्य में होता है लेकिन सूची कौन सी होती है मित्रों? संघ सूची होती है। ठीक है ना, इसलिए यहां पर यह चीज लिखी गई है। और 1993 के अंदर लोकायुक्त, इनसे संबंधित जो बातें हैं ये हम सब बाद में करेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत अच्छा प्रेम मिला, हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप सब लोगों के आ रहे हैं। और अगर इस प्रकार से आपका प्रेम मिलता है कि हम यूं ही लाइव क्लासों को कंटिन्यू रूप में देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।